बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारे पाठ 4 का नाम है चमत्कार। जी, ईमानदारी का त्याग करने से व्यक्ति स्वयं अपनी नज़रों से गिर जाता है। जब उसे इसका तो वह प्रायश्चित के रूप में अपने अपराध से छुटकारा पाता है। यह स्वाभाविक परिवर्तन नहीं है। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को 30 रुपये माह की ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता तो पहले मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान भी दे दिया था। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, सुथरा, जरूरी सामान उसमें था। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे, उसे अपना समझते थे। संध्या का समय था। प्रकाश ने शिष्य को पढ़ाकर घड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, तुमसे कुछ सलाह करनी है। उसने भीतर ले जाकर रमा देवी बोली, वीरू का ब्याह कर दूं। एक बहुत अच्छे घर से संदेश बोला, जैसा तैयारियां तुम ही करोगे यह समझ लो। तो मैं अब इनकार बात हो गई और विवाह आने लगा। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। देखते देखते एक पटिहार युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। पर जिस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर पत्नी चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा विरोध से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो बहुत सी ऐसी देखी हैं जो गहने पहनकर और गद्दी दिखने लगती हैं। बातें करते करते चंपा सो गई। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। जैसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ, मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ गया। ठाकुर साहब की छत से छत मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ। अगर वे जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसे चकरा दिया। कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी उधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चला आया कि देखूं वह क्या करता है। संदूक की चाबी मिल गई तो है, किसी को मुझ पर संदेह नहीं होगा। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी पर प्रकाश अभी भी सो रहा था। तभी चंपा उठती हुई बोली, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहनों की संदूकची उठाकर ले गया। प्रकाश ने लेटे लेटे ही पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? न जाने कैसे चाबी उड़ा ली, जाने कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में गहनों की संदूकची है। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी मुझसे तो अभी अभी। चंपा ने कहा, सिर पर बैठे थे, बोले, कहीं गेंद नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली, समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लूट गई भैया, यह सिर पर होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी जब कहीं जाकर चीजें आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठकुराइन बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा, चाहे जिधर से आया हो। और आया है तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। ठाकुर बोले, हाँ अपनी कोठी पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले। यह सुनकर प्रकाश का दिल धड़कने लगा। तीनों छत पर गए। बीच की मुंडेर पर किसी के पांव के रगड़ के निशान दिखाई दिए। मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे पर संकोच के मारे कुछ कह न सके। प्रकाश ने उनके मन की बात बोल दी, इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर से आया। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इसका पता लग जाने से क्या होगा। माल तो जाना था सो गया प्रकाश, मैं आज ही
यह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश आप न कहें, लेकिन मैं तो समझता हूँ मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला रहता है। उन्होंने रास्ता देख लिया है, उधर का रास्ता बंद हो ही जाना चाहिए। इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उसे घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक वह शादी की धूमधाम रही, प्राय सारे दिन वही रहता। उसने चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महीने का काम मिल गया है, मगर वे रुपये मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा, वे केवल जेवरों पर खर्च होंगे। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था। प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। वह पूछती, इस संदूक में क्या है? वह कह देता, कुछ नहीं, कुछ पुरानी किताबें संदूक में बंद कर दी हैं। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खुलता। एक दिन चंपा जैसे ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। उसको देखते ही प्रकाश ने संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे भराने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हो? अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है ये देखने की उत्सुकता उसकी चाबी कहीं छिपा कर रखता था। एक दिन एक बिसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आया। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल लिया। अरे, ये तो आभूषण है। वह एक एक आभूषण देखने लगी। सहसा मन में भाव उठा कि ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है। उसे कोई संदेह न रहा, लेकिन इतना और पतन, लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसे जी में आया, गहनों को उठा ले और कपड़ा में डाल दे। उस दिन से चंपा उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे प्रेम न रहा, न वह सम्मान भाव। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह हुई, लेकिन शर्त थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल रही, हम जमानत देने को राजी हो गई। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलवाई? प्रकाश बोला, फिर किससे दिलवाता? रुपये पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए। क्या तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो सदा एक सी नहीं रहती। प्रकाश धक से रह गया, सोचने लगा, कहीं चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? चंपा ने संकट में पकड़कर कहा, तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके तो 200 रुपये की चीज घर में रख ही ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। वह भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। उस उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उसकी स्त्री वीरू और उनकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज तो यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। प्रकाश के काफी आग्रह पर ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब पर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। कई महीने पहले वह इसी तरह कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पाँव भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की पीड़ा थी, आज निकालने की है। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर द्वार धीरे से बंद कर दिया और घर को लौट आया। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाता। धीर होकर दूसरे ही प्रहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या फूल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए।
ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज भी गुम नहीं हुई। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास जब तक अपनी आंखों से संदूक न देख लें। संदूक देखकर गंभीर भाव से बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, बुद्धि तो थी ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी विश्वास ही न आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उससे लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल पड़े।